रहा हूँ भाई, ब्रेक लगभग 110 की स्पीड में। और कितना तेज, और भी तेज मारना, बिड़ा दी थी मैंने बिड़ी तो कोई नहीं। खैर बॉडी रोल भाई साहब है, और ये वो वाला बॉडी रोल है जिसमें भाई मेरे को तो मजा आता है। कोई कुछ भी कहे, मेरे को फैंटास्टिक लगता है, मजा आता है भाई साहब। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रक पे बैठ लिया हूँ। खैर बाहर तो इनको ट्रक ही बोला जाता है वैसे। प्रॉब्लम क्या आती है, लोग अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर काम कराना चाहते हैं, हाँ, वो तसल्ली चाहते हैं। अब वो सोचते हैं 1 घंटे में क्या करेंगे, पर उनको ये नहीं पता कि टेक्निकल स्टाफ तो 1 घंटे में भी वो कर देगा जो घर बाहर का मिस्त्री 10 घंटे में करता है। असल में पूरे इंडिया में अगर काम करना सिखाया है कंपनियों को तो टोयोटा या फोर्ड ने सिखाया है। इसको निकालोगे नहीं कब, भाई, तो फिर मजे लेने के लिए जाते हो लोग। मजे कभी इतने तक नीचे से कभी अड़ी है गाड़ी भाई, लाख किलोमीटर से ऊपर हो चुकी भाई अड़ी है, बिल्कुल अड़ी है। हाँ अड़ी है, अड़ी है, सच में अड़ी है, झूठ नहीं बोलूंगा, अड़ी है। हाँ। मैंने एंडेवर चलाई थी एक बार, हाँ। मैं टेस्ट ड्राइव के लिए गया था। उस गाड़ी में मैंने एक चीज़ महसूस करी थी कि उसकी जो ब्रेकिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। ओके। तो फ्रेम में आप लोग जो है ऑलरेडी रवि भाई को देख ही रहे हो। हम दोनों लोग अभी आ गए हैं फ्रेम के अंदर, और इसको भगाओ, ये फालतू में आ गया। खैर ये है दीपक भाई, जिनकी गाड़ी है हमारे साथ में फॉर्च्यूनर, और बता रहे हैं कि 2013 वेरिएंट है ये। और कितना चला दिया आपने? 1,05,000 के करीब चला दिया मैंने। 1,05,000 ये गाड़ी चल चुकी है, लेकिन मुंह से बोलते हैं, हरियाणा में कहते हैं कति काची पड़ी है गाड़ी। तो वैसी कंडीशन के अंदर गाड़ी। और सबसे बड़ी बात कि कोई रिपेंट वगैरह नहीं है इस गाड़ी के ऊपर, इन्होंने यही बताया है। और मजे लेने के लिए कई बार ये दूसरों के पास पहुंच जाते हैं कि क्या कीमत लगा रहे हो भाई, क्या कीमत लगा रहे हो। वो आगे चीज़ बताएंगे हम आपको। और मैं यहाँ पर आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि दीपक भाई को बीच में लाया जाए, तो दोनों तरफ से सवाल जो है किए जाएंगे। क्रॉस क्वेश्चन। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि दीपक भाई को अच्छी खासी जो है गाड़ियों की नॉलेज है। इन्होंने जो नई वाली फॉर्च्यूनर है उसको भी चला रखा है, और दोनों में अंतर क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहली चीज़ 2013 के अंदर इसका जो मेन कॉम्पिटिटर था कौन था? फोर्ड एंडेवर। फोर्ड एंडेवर था। तो वो क्यों नहीं ली, ये क्यों ली? उसके लुक्स की वजह से, एक बॉक्स स्टाइल था उसका, बहुत पुराना हो गया था वो 2006 से, जब से छोटे थे तब से देखते आ रहे पुरानी हैं। जनरेशन ही जो है वो थोड़ा बहुत कर देते थे लाइट। हाँ लाइटों में बस थोड़ा बहुत फेस लिफ्ट कर दिया, बस वही फेस लिफ्ट होता था। ये मार्केट में फिर भी नहीं थी और ट्रेंडिंग थी। हाँ, तो वो तो ये तो बात सच है कि आज के दिन भी बहुत जोर से पकड़ इसने मजबूती से बनाई हुई है। और पता नहीं यार ये क्यों आ जाते हैं। तो आपने 4x4 की नहीं सोची थी क्या उस टाइम पे? क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है कीमत में। नहीं, कीमत में अंतर बिल्कुल भी नहीं था। अगर आदमी इस लेवल की गाड़ी लेने जाता तो बजट तो कोई मायने रखता ही नहीं। दूसरी बात, उस टाइम पे इन्होंने मेरे को बोला था, मेरा बर्थडे था 8 अक्टूबर को, और वो गाड़ी बोल रहे थे देने के लिए 16 या 20 तारीख के आसपास अक्टूबर में। ओके। और जिस दिन मैं गया था वो तारीख थी 1 अक्टूबर। तो मैं उनको बोला कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए जल्द से जल्द। तो जो मेरे को दिखी मैंने वही ले ली। अच्छा, तो ये आपको बर्थडे वाले दिन मिल गई थी, बर्थडे गिफ्ट है? हाँ, बर्थडे गिफ्ट है ये। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपने खुद को दिया था या अंकल आंटी ने दिया था? ये मेरी मदर ने मेरे को दिया था। क्या बात है, वाह। जब मैं 18 साल का हुआ था तभी दिया था मेरे को। 18 साल लाइसेंस बन गया था? हाँ बन गया था, बिल्कुल बनने के बाद ही मेरे को मिली थी। चलो, बहुत बहुत बढ़िया बात है। 1 लाख से ऊपर आपने चला दी है इस गाड़ी को। अरे यार, फॉर्च्यूनर है यार। तो 1 लाख किलोमीटर से ऊपर आपने चला दी है, तो कहाँ कहाँ लेकर के गए हो? मैं इसको J&K, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमार्ग, राजस्थान, MP, UP और अपना हरिद्वार, देहरादून, ये सब जगह मतलब ऑलमोस्ट हिल एरियाज में भी लेके आऊँ। और एक बार 2017 में ये नागालैंड तक भी गई थी वहाँ पे अपना। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल गई थी। फिर वहाँ पे कुछ इश्यूज हो गए थे तो मैं वहाँ से आना पड़ा था। तो फिर तकरीबन मतलब गई कन्याकुमारी भी है गाड़ी घूमने के लिए, टूरिस्ट पर्पज़ के लिए। तो जिसको कहते हैं कि ये ट्रू SUV है, ठीक है, तो वो वाली फील आई आपको? बिल्कुल बिल्कुल माचो लुक है इसका। हाँ। और गाड़ी बैठते ही आप बैठते हो, एक तो हाइट पे बैठते हो, हाइट पे बैठने की वजह से आपको फायदा क्या होता है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। बहुत जबरदस्त। और SUV में एक ही चीज़ देखते हैं कि भाई विजिबिलिटी कैसी है और रोड प्रेजेंस कैसी है, वो तो आपको पता है गाड़ी की, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। तो खराब रास्तों में तो बड़ी चलाई होगी आपने? खूब चलाई अपना। जो गाँव के रास्ते हैं, जब गाँव में जाते हैं तो टूटे हुए रास्ते होते हैं। हाँ। उसमें मतलब छोटे मोटे बम्स आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती। और गांव में ही क्यों, आप तो ऐसी ऐसी जगहों पे भी गए हो जहाँ पर ऑफ रोडिंग वगैरह या बीच बीच में ऐसे पैच आते हैं कि बहुत, तो कहीं पर आपको ये चीज़ लगी कि हाँ यार 4x4 होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मतलब देखो, अनलेस एंड अनटिल आप इसको कहीं कीचड़ में ना घुसाओ, वरना ये गाड़ी भी किसी चढ़ाई पे चढ़ने से मना नहीं करती।
हाँ कभी कभी जैसे अब आई थी एक बार दिक्कत आई थी शिमला में काफ़ी स्नोफॉल हो रखा था, तो उस टाइम पे इसके टायर स्किड करने लग गए थे। अगर उस टाइम पे अगर इसके आगे वाले टायर्स में अगर पावर होती तो ये इजीली वहाँ पे मतलब अपना ट्रैक्शन लूज नहीं करती। उस वजह से एक बार दिक्कत हुई थी, हमें लगा था कि हाँ भाई, फिर हमने उसको में भी बैक साइड में चेन लगाया था और गाड़ी फिर फर्स्ट क्लास आराम से चली गई थी। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा था कि बहुत ज़्यादा आपको हमेशा 4x4 वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, जो लोग बाग ले लेते हैं और शायद ही लाइफ के अंदर वो यूज़ करते होंगे, उसका ट्रू यूज़ करते होंगे, क्योंकि 4x2 जो है इस टाइप की गाड़ी भी बहुत ज़्यादा कैपेबल होती है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने भी इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है पूरी तरीके से टेस्ट अभी तक नहीं करी होंगी। तो ये गाड़ी लगभग लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। इसकी कितनी सर्विस होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर्विस इंटरवल कितना है इसका पहले? हर 10,000 किलोमीटर होते हैं सर्विस। अच्छा, 10,000 किलोमीटर में आप टोयोटा में ही सर्विस करवाते हैं? आज तक स्टार्टिंग डे से लेकर आज तक टिल डेट ये इसकी शोरूम में सर्विस होती है, जो सर्विस सेंटर वहीं पे सर्विस होती है। कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा भाई डिपेंड करता है, अगर आप जनरल सर्विस करा रहे हो, कोई पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका तकरीबन 6,500 रुपये से आप नॉर्मल ऑयल डलवाओगे 8,500 रुपये तक विद सिंथेटिक ऑयल जाता है। अच्छा, आपके पास स्विफ्ट भी है डीजल, उसका कितना आता है? उसका आता है 4500 से लेके 5,000 रुपये के बीच में। मतलब ज्यादा अंतर नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं जिस भाई। हिसाब से गाड़ी के प्राइस है। लेकिन सीरियसली दीपक भाई, हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास डीजल स्विफ्ट है, उनका भी खर्चा जो है 8,000 के आसपास आता है। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप नीचे कमेंट के अंदर हमें बता सकते हैं। ठीक है, आपका तो वास्तव में काफ़ी कम सर्विस कॉस्ट आ रही है स्विफ्ट की। भाई मैं यहाँ पे मतलब मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो हमारा लोकल शोरूम पड़ता है, मैं वहाँ पे कभी सर्विस नहीं कराता। अच्छा। मैं स्पेशल सर्विस के लिए जाता हूँ पानीपत इसराना में। अच्छा। वहाँ पे जो उनका एक तो वर्कमैनशिप है वो बहुत अच्छी है, और दूसरी बात वो बात को सुनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात ये बात है। और वहाँ पे फिर एक दूसरी बात ये कि मेरा रिश्तेदार भी है, तो थोड़ा सी अच्छी रिगार्ड हो जाते हैं और काम बढ़िया हो जाता है। और रही बात दूसरी ये, इधर जो अपना सोनीपत में यहाँ पे सर्विस का बुरा हाल, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी आती है बहुत बल्क में। अच्छा। एक तो अर्बन एरिया आपको पता है कि मारुति 50% तकरीबन मार्केट कवर करती है, बिल्कुल करती है। और उस वजह से उनके पास लोड बहुत रहता है काम का। ये हर एक ने बताया था। खैर, इसकी सर्विस की बात जो मारुति वाली हो रही है वो मारुति के वीडियो में करेंगे आपके साथ। सर्विस की बात इस पे करते हैं, सुनवाई वाली जो बात है, क्या ये लोग कस्टमर की सुनते हैं? असल में पूरे इंडिया में अगर काम करना सिखाया है कंपनियों को तो टोयोटा या फोर्ड ने सिखाया है। बिल्कुल सही बात है। उनका वे ऑफ टॉकिंग और जितनी जल्दी वो अटेंड करते हैं, वही कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है कि वो कितनी जल्दी उनके बात को सुनते हैं और पकड़ते हैं। जो जेडी पावर रिपोर्ट वगैरह की आई थी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसमें बहुत बार टोयोटा ने नंबर 1 का स्थान हासिल किया था। उसके साथ 1-2 बार जो है वो महिंद्रा ने भी किया था वैसे। लेकिन इसी का मतलब ये है कि बहुत हद तक कस्टमर जो है इनके सेटिस्फाई रहते हैं, प्रॉपर इनकी सुनवाई होती है। कितनी भीड़ होती है वहाँ पे यार? वहाँ पे हम अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। अगर अपॉइंटमेंट लेके जाते हो तो वो पहले उन्हीं गाड़ी को रिसीव करते हैं। अगर बाद में आउट ऑफ द रूट कोई आ रहा है, रूटीन के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो उसको बाद में प्रायोरिटी देते हैं। पहले जो जिन्होंने बुकिंग करा रखी है, अपॉइंटमेंट ले रखी है, उनको तो जाते ही करते हैं। और इवन उनकी क्यू सर्विस के नाम से है, वो उसमें गाड़ी को 1 घंटे में सर्विस करके आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। उसमें रिसीविंग टाइम भी है और डिलीवरी टाइम भी है। आपने करवाई है वो सर्विस? मैंने बिल्कुल लिया, 3 बार लिया। तो उस सर्विस में ऐसा तो कुछ नहीं करा कि यार ये चीज़ छूट गई या नहीं, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर जो स्टाफ जिस उस सर्विस को करता है, क्यू सर्विस को करता है, क्वालिटी सर्विस को करता है, वो बहुत ही अच्छे से इक्विप्ड होता है। वो स्पेशल अलग से उनकी एक बे होती है, एक लाइन होती है, उसी पे गाड़ी जाएगी, फटाफट जाएगी और फटाफट काम करेंगे वो। तो उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल बिल्कुल। तो फिर तो सभी उसी के अंदर करवाएंगे? करा लो। लोगों को नॉलेज नहीं है मगर। अच्छा, और मेन इशू क्या है मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम क्या आती है, लोग अपनी गाड़ी पे पास खड़ा होकर काम कराना चाहते हैं। वो तसल्ली चाहते हैं। अब वो सोचते हैं 1 घंटे में क्या करेंगे, पर उनको ये नहीं पता कि टेक्निकल स्टाफ तो 1 घंटे में भी वो कर देगा जो घर बाहर का मिस्त्री 10 घंटे में करता है। बिल्कुल। तो आपने कभी महसूस करिए कि टोयोटा वाले हमें जो है इस चीज़ को थोपने की कोशिश करते हैं, भाई ये करवा लो वो करवा लो, ऐसे ही है टोयोटा की सर्विस में? ऐसा कुछ देखने को मिलता है वो हमेशा आपका जो भी एक जॉब कार्ड ओपन होता है, उसमें अगर आपने कुछ भी काम कराना है या आपने मना कर दिया, वो उसको जरूर मेंशन करते हैं। क्योंकि अगर गाड़ी अंडर वारंटी है तो कल को आप उनके ऊपर क्लेम ना कर सको कि भाई आपकी वजह से मेरी गाड़ी खराब हो गई। आप कराओ तो आपका भला, ना कराओ तो भी आपका भला। मतलब जो हुआ है वो कस्टमर की मर्जी से हुआ है। कस्टमर ने ये चीज़ मना करी तो वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ज़रूरत थी लेकिन कस्टमर ने मना कर दिया। ठीक है, ये चीज़ ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये बात तो इस गाड़ी के लिए पूछने वाली नहीं है कि माइलेज कितना देती है। वैसे फॉर्च्यूनर वाले माइलेज की चिंता नहीं करते, फिर भी एक जनरल आइडिया। भाई ये अगर आप नॉर्मल ड्राइविंग करोगे 100-120 की स्पीड तक, तो आपको 10 से 11 का एवरेज इसमें सिटी और हाईवे दोनों है,
इतना एवरेज दे देती है। और इसको आप ज़्यादा ही, फिर आपको सबको पता है कि कई बोलते हैं फॉर्च्यूनर तो हवा में उड़ती है, तो जब हवा में उड़ाओगे तो 7-6 यही। हाँ, वैसे डिवाइडरों पर से चढ़ाई कभी? भाई खूब, KMP पे कई बार ऐसा होता है कि किसी कट पे उतरना होता है, उसमें भूल जाता हूँ, तो बिना सोचे समझे थोड़ा सा तो स्लो किया और चल दे मेरे भाई। इवन दिल्ली में भी क्या, जहाँ पे बार्केडिंग नहीं होती ना, जहाँ पे दिक्कत होती है, वहाँ फेंसिंग नहीं हो रखी, वहाँ पे भी मैं चल भाई थोड़ा नीचा देख के 1 फुट तक का है, चढ़ा दी। अच्छा। हाँ कभी इतने तक नीचे से कभी अड़ी है गाड़ी? भाई, लाख किलोमीटर से ऊपर हो चुकी भाई अड़ी है, बिल्कुल अड़ी है। हाँ अड़ी है, अड़ी है, सच में अड़ी है, झूठ नहीं बोलूँगा, अड़ी है। गुड़गांव में जहाँ पे हमारा काम है, वहाँ पे हमारे गोडाउन बन रहे थे, वहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा मलबा पड़ा था, मैंने सोचा उतर जाएगी यहीं से, तो उन ईंटों के ऊपर चढ़ा दी थी मैंने ये। वो ईंट का तकरीबन 2-2.5 फुट पड़ी थी, वहाँ पे टिक गई थी एक बार, जिसका नीचे से इसमें हल्का सा डैमेज भी है, आपको नीचे से जो इसकी इंजन प्रोटेक्शन है वो डैमेज भी दिख जाएगी। ओके ओके। आपने जैसे हमारे से पहले भी बात हो रही थी भाई की कि क्या क्या कैसे चलाई, तो ये कह रहे थे कि पानी में से भी निकाली हुई इस गाड़ी को बिल्कुल आपने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इसकी हेडलाइट तक मैंने इसको पानी में डुबा के चलाया, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। मतलब लगभग इतना हाँ था? इतनी इतनी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपका फ्रंट व्यू दिखेगा जिसमें आपके बिल्कुल हुड के पास पानी आ रहा है। वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा था उसमें? मैं ही कर रहा था। वो कैसे? अच्छा, अंदर बैठे हाँ, बैठे यूं गली किया। में से निकल रहा था, गांव में आपको पता है नॉर्मली बरसात में पानी भरी जाता है, भाई साहब खतरनाक पानी भरा हुआ था यार। खतरनाक पानी भरा हुआ था। उस दिन बारिश भी बड़ी जोर की हुई थी, 3-4 घंटे लगातार बारिश हुई थी। वो वीडियो देना अगर मैं हो सकता है कि शेयर बिल्कुल करूं बिल्कुल भाइयों जरूर के दूंगा साथ। आपको। और तो- चलो हाँ, तो आपने जैसे बताया कि मैंने नई वाली फॉर्च्यूनर भी चलाई हुई है, तो हाँ। अब इस फॉर्च्यूनर में और नई वाली फॉर्च्यूनर में क्या अंतर है, और बढ़िया कौन सी लगी आपको? देखो बढ़िया तो एज पर द टाइम जो जैसे लोगों की डिमांड होती है, टोयोटा लोगों की सुनता है, कस्टमर्स की सुनता है, तो उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट करे हैं। पहले लोग बोलते थे कि इसमें 4 डिस्क होने चाहिए, इसमें था हालांकि ब्रेकिंग का थोड़ा इशू है हमेशा से, तो उन्होंने 4 डिस्क ब्रेक कर दिए। और रही बात, थोड़ा लोग अब लग्जरी चाहते हैं, इतना पैसा लगाने के बाद वो एक बॉक्स स्टाइल नहीं चाहते। वो कहते हैं कि अगर हम 40 लाख रुपीज़ का अराउंड स्पेंड कर रहे हैं तो हमें एक थोड़ी लग्जरी टाइप चाहिए। अगर आप लग्जरी चीज़ को पसंद करते हो तो उसको लुक्स आपको बिल्कुल पसंद आएंगे, और आपको एक माचो लुक चाहिए और रगेड लुक चाहिए तो आप पुराने वाले को प्रेफर करोगे। अच्छा ये बात बताओ, चलो टेक्नोलॉजी तो उसमें थोड़ी सी फीचर्स वगैरह एडवांस हो गए हैं उसके, हाँ। लेकिन ये बताओ कि क्या कहीं पर कटौती करी है बॉडी की क्वालिटी वगैरह से, मटेरियल की क्वालिटी से? आपने ये चीज़ फील करी हो? नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब एज पर रिक्वायरमेंट बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर आप अनलेस एंड अनटिल अगर किसी भी चीज़ को तोड़ना चाहो तो इजीली टूट जाएगी, वरना वो तो बात है। जैसे टोयोटा अपने हाइलक्स के लिए बोलते हैं कि लाइन इंडेस्ट्रक्टिबल बोलता है कि एक बार बना दे तो टूटेगा नहीं, ये वैसे ही है। आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं भी मैं आपको अपनी स्विफ्ट में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, हाथ लगाने से भी गाड़ी दब जाती है, इसमें आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जगजाहिर सी बात है, दिखाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अंदर से कोई रैटलिंग आवाज इस टाइप हाँ, की, हाँ, एक- अगर एक- आप गड्ढों के ऊपर से जाते हैं? हाँ, एक आवाज़ है बस, जो मेनली इसकी लेदर सीट्स की वजह से है। इसमें क्या होता है, सारी सीटें लेदर की हैं, और पीछे वाली सीटों को जो थर्ड रोफ सीटिंग होता है उसको नॉर्मली लोग हैंग करके लगते हैं, क्योंकि नॉर्मल 7 सीटर में यूज़ ही नहीं करते। तो जब वो टंगे रहते हैं तो लेदर से आपस में लेदर रब होता है ना, तो कचर 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 की आवाज़ें आती हैं। वो बहुत सारी गाड़ियों में आती है यार, इसमें तो भी आ आपने रही है। पॉलिशिंग करवा के देख ली क्या? सब कुछ करा के देख रखा है, सब कुछ करा लिया। इसको बोलते हैं, वो एक पैकेज बोलते हैं कि लेदर नरिशमेंट बोलते हैं, टोयोटा में होता भी है, जिससे आपकी सीटें सॉफ्ट हो जाती हैं, हार्ड नहीं होती। वो सब करा रखा है मैंने, पर वो आती है, मैंने हर नई मॉडल वाली में भी है, वो है दिक्कत। अच्छा। ये बताओ कि कोई पार्ट चेंज हुआ है गाड़ी का? बिल्कुल हुआ भाई, जैसे कि, और वो पार्ट क्या इजीली अवेलेबल था वहाँ पे? बिल आप अभी बोलोगे अगर नहीं भी होगा, क्योंकि देखो हम तो NCR वाले एरिया में रहते हैं, अब दिल्ली में मान के चलो दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ पे तो किसी भी पार्ट की शॉर्टेज नहीं होती। कोई इक्का दुक्का ऐसा पार्ट होगा, जैसे एक पार्ट के लिए मेरे को वेट करना पड़ा था। एक बार चून है मेरी गाड़ी का, जो AC डक्ट होता है ना नीचे का पूरा, वो काट दिया था, तो जब अगर मैं इंडोर सर्कुलेशन पे भी करता तो बाहर की स्मेल आती थी। तब उन्होंने मेरे को 3 से 4 दिन वेट कराया था, क्योंकि वो बोले थे कि बेंगलोर से पार्ट आएगा, तब वेट हुआ था। वरना कभी भी मतलब कोई दिक्कत नहीं। वो भी 3 से 4 दिन 3 से 4 दिन में देख लो, बेंगलोर से ट्रांसपोर्टेशन में भी टाइम लगता है। बहुत सही है यार। हाँ। तो अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो टायर हैं कब चेंज करे थे और अभी कौन से लगवाए हैं आपने? और पहले इसमें कंपनी देती थी डनलप 8020 के नाम से, अच्छा। और अभी मैंने इसमें लगवा रखे हैं मिशेलिन LTX फोर्स के नाम से। हम्म। टायर काफ़ी अच्छे हैं, रोड नॉइज बिल्कुल भी नहीं है। पहले की बजाय थोड़ा सुधार है, मतलब या पहले वाले ज़्यादा अच्छे थे? मेरे को पहले वाले टायर ज़्यादा अच्छे लगते थे। मेरे को ऐसा लगता था कि उन टायरों की ग्रिप ज़्यादा है। इस जब से मैंने टायर लगाए, इनमें ABS ज़्यादा काम करता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गया है। मेरे को बार बार ABS साउंड आता है इसमें। बॉडी रोल के बारे में क्या कहना है? बॉडी रोल ठीक ठाक है, हाँ। मतलब जिस हिसाब से इसकी हाइट है, 6 फुट से ज़्यादा की ये गाड़ी है, उस हिसाब से इसका ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बॉडी रोल के बारे में पूछा है इनसे। कई कहते हैं कि डीलरों की गाड़ी है यार ये, उससे कुछ
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वैसे लोग रखते हैं। अब रही बात डीलरों की, देखो जिसके पास पैसे होते हैं खर्च कर लेते हैं थोड़ा। ये मैं इसको दिखावे वाली गाड़ी ज़्यादा मानता हूँ। हाँ मैंने एंडेवर चलाई थी एक बार, हाँ। मैं टेस्ट ड्राइव के लिए गया था। उस गाड़ी में मैंने एक चीज़ महसूस करी थी कि उसकी जो ब्रेकिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। ओके। वो गाड़ी इससे काफ़ी भारी है, कम से कम 200-300 किलो ज़्यादा भारी है, मगर फिर भी इससे पहले रुकती है। स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत कम है और जो उसका ब्रेक बाइट फोर्स है वो महसूस होता है पेडल में कि हाँ भाई बंदे ने ब्रेक लगाया, अब गाड़ी को रुकना है। हैंडलिंग क्वालिटी किसकी बेटर लगी आपको, इसकी या उसकी? नो डाउट फोर्ड एंडेवर है। ऐसे कोई कोई शख्स मिलेंगे आपके पास जिनके पास इस टाइप की गाड़ी है और उसके बाद इसका जो कंपटीशन है उसकी बड़ाई कर रहे हैं लोग, और इसकी भी बुराई नहीं कर रहे, बहुत पसंद है इनको गाड़ी, है ना? बिल्कुल। इसको निकालोगे नहीं कब? भाई, तो फिर मजे लेने के लिए जाते हो लोग? मजे बस ऐसे ही, मतलब स्वाद लेने थी, मतलब उन्हें पता लगता अगली रहे बार आए तो देख लियो भाई। मार्केट में क्या क्या अपडेट आ रहा है बस पता लगता रहता है टाइम टू टाइम। सॉरी, इसके कितने पैसे क्या कुछ लगवाए थे आपने कभी? इसके मैं 2017 में जब लेके गया था तो मेरे को वहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर मिला था, वो मेरे को 16 लाख रुपए इन हैंड कैश देने के लिए रेडी था। बहुत तेरी। हाँ, मैं बोला मैं भाई हम तो मुझे लेना रहे हैं, हमने देनी है कौन चलो एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैं, नाइट ड्राइविंग में कैसा रिस्पॉन्स है इसकी लाइटों का? भाई ज़बरदस्त लाइटें हैं। मतलब इस कैटेगरी में लाइट के मामले में तो ये नई वाली एंडेवर हो चाहे पुराने वाली एंडेवर हो, चाहे आपकी फोक्सवैगन की गाड़ी ले लो, स्कोडा की गाड़ी ले लो, लाइट में तो कहीं नहीं जाने देगी आपको। अच्छा जी। जो इसकी लो बीम है उसमें दे रखी है HID कंपनी ने ज़बरदस्त वाली, और हाई बीम में इसके नॉर्मल है, येलो लाइट वाला बल्ब है, मतलब मोर देन सफिशिएंट होती है। ये मान के चलो 3 स्विफ्ट के बराबर ये लाइट करती है अकेली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लो बीम पे चलाते होगे। बिल्कुल भाई, इसमें प्रोजेक्टर है, उसको मोर देन सफिशिएंट होता है वो। बिल्कुल सही बात है यार, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हेडलाइट्स हैं वगैरह तो लो बीम पे चलाया करो, हमारे जैसों की क्यों फोड़ते हो भाई? 2009 में जब ये गाड़ी आई थी ना तो ये 19,78,000 रुपये की थी, और आज 10 सालों में तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, इस गाड़ी की कॉस्ट डबल हो चुकी है। आप इसी सेगमेंट में किसी भी गाड़ी की देख लो, आज तक इतनी रेट डबल किसी गाड़ी के नहीं हुए हैं। अरे इसका छोड़ो, इनोवा की भी तो देखो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनोवा का देख लो, इनोवा 8-9 लाख रुपए पहले हम 21 इनोवा लेके साल आते हैं, और वो अब 28-28 लाख रुपए की इनोवा आती है। खैर, ये लोगों का भरोसा है अभी भी इस गाड़ी के ऊपर, इसलिए अभी भी खरीदे जा रहे हैं। गाड़ी भी बहुत अच्छी है, मटेरियल वाइज भी तो देखो ना, कोई भी दूसरी चीज़ें ये देखो ना, दूसरी कंपनियां क्या कर रही हैं कि मटेरियल जो है वो थोड़ा सा हल्का दे रही है, कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया। इन्होंने कॉस्ट कटिंग करनी शुरू नहीं करी तो ये ऑब्वियसली प्राइस बढ़ाएंगे। खैर भाइयों, हमने आपने देखा कि कुरेंद के भी पूछने की कोशिश करी कि भाई क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इस गाड़ी के बारे में सब कुछ। ऐसे तो बात करने को तो हम शाम तक बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो इस गाड़ी के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रह गया है तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, हम वहाँ पर रिप्लाई देने की आप लोगों की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी मैसेज के साथ जो है मैं समाप्त करूँगा इस वीडियो की कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं, चाहे गाड़ी कोई भी हो यार, सीट बेल्ट ज़रूर लगा करके चलिएगा, और 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। ऊंची बहुत है, विजिबिलिटी फैंटास्टिक है। अभी अभी जो है मैं एक बार ब्रेक लगा करके जरूर देखूंगा। भाई कस के पकड़ लिया, ठीक है। भाई स्टॉपिंग तो थोड़ी सी ज्यादा है। ब्रेक और लेकर के देखता हूं। ब्रेक ले रहा हूँ फिर से एक बार। मार रहा हूँ भाई ब्रेक लगभग 110 की स्पीड में। और कितना तेज, और भी तेज मारना, बढ़ा दी थी मैंने। बिड़ी तो कोई नहीं। खैर बॉडी रोल भाई साहब है, और ये वो वाला बॉडी रोल है जिसमें भाई मेरे को तो मजा आता है। कोई कुछ भी कहे, मेरे को फैंटास्टिक लगता है, मजा आता है।